नमस्कार दोस्तों। एक नए सेशन में हम लोग लाइव जुड़ चुके हैं और इस सेशन में हम लोग कंप्यूटर साइंस के संबंधित क्लासेस को कंटिन्यू करेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि यहाँ पर इस लेक्चर को पढ़ने से पहले आप जो पुराने लेक्चर्स हैं कंप्यूटर साइंस के, आप उनको देख लीजिए। ठीक है, प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा। प्लेलिस्ट कहाँ है? तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। आप वहाँ से जाएं, पहले पुराने वीडियोस को देखें, तब जाकर आप आगे पढ़िए, आपको चीज़ें समझ में आएंगी। पिछली क्लासेस में हम लोग पढ़ रहे थे कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। हम लोग पढ़ रहे थे कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, और कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन के साथ साथ हम लोग एक दूसरे चीज़ को भी जान रहे थे, आर्किटेक्चर ऑफ कंप्यूटर। तो आर्किटेक्चर ऑफ कंप्यूटर को भी जान रहे थे। तो फिलहाल हम लोग इसी कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन वाले टॉपिक को आगे बढ़ा रहे हैं यहाँ पर। आइए बिना टाइम वेस्ट किए चीज़ों को शुरू करते हैं। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिए, ताकि हर ज़रूरतमंद तक हम लोग यहाँ से पहुँच सकें। मकसद यही है कि कंप्यूटर की वजह से किसी का एग्ज़ाम नहीं छूटना चाहिए। अब हमारे पास एक क्वेश्चन है, यहाँ पे पॉइंट आता है डेटा कम्युनिकेशन बिटवीन सीपीयू एंड मेमोरी। आप जानते हैं कि कंप्यूटर का सीपीयू होता है, जिसको हम लोग ब्रेन ऑफ कंप्यूटर के नाम से कहते हैं। सीपीयू में एक यूनिट जो होता है उसे हम सीयू कहते हैं, दूसरा यूनिट एएलयू, और यहाँ तीसरा जो होता है उसे हम लोग कहते हैं एमयू, मेमोरी यूनिट। अब बात आती है कि सीपीयू सबके बीच समन्वय कैसे स्थापित करता है, सबसे बातें कैसे करता है। तो कहता है द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट हैज अ मेमोरी डेटा रजिस्टर एंड अ मेमोरी एड्रेस रजिस्टर। यानी सीपीयू के अंदर दो रजिस्टर्स होते हैं। वैसे तो रजिस्टर यहाँ पे 5 होता है, दो की चर्चा यहाँ पे हो रही है। पहला क्या है? पहला जो है वो है मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, और दूसरा जो है वो है मेमोरी डेटा रजिस्टर। तो मेमोरी एड्रेस रजिस्टर और मेमोरी डेटा रजिस्टर होता क्या है, तो बेसिक कॉन्सेप्ट समझते हैं, फिर आगे चलते चलते हम लोग इसके कुछ एडवांस चीज़ों को भी बनेंगे। ठीक है, तो पहला कहता है मेमोरी डेटा रजिस्टर क्या होता है। तो ये मेमोरी डेटा रजिस्टर जो होता है, ये डेटा को टेम्पोररीली स्टोर करता है। कब? जब डेटा ट्रांसफ़र होता है मेमोरी से सीपीयू के अंदर। जैसे मान लीजिए ये मेमोरी है, तो मेमोरी से सीपीयू के अंदर डेटा ट्रांसफ़र होता है। ठीक है, तो मेमोरी से डेटा ट्रांसफ़र हो रहा है सीपीयू के अंदर, तो कई बार हो सकता है कि सीपीयू प्रोसेसिंग करने में व्यस्त हो, तो डेटा को टेम्पोररीली कहीं और स्टोर करना पड़े। तो टेम्पोररी स्टोरेज के तौर पे मेमोरी यूनिट जो है वो डेटा को स्टोर कर देती है कहाँ पे? मेमोरी डेटा रजिस्टर में, और फिर इसको यहाँ से आगे बढ़ा देती है किसमें? सीपीयू के अंदर। तो वही यहाँ पे कहा गया है कि मेमोरी डेटा रजिस्टर जो है कीप्स द डेटा विच इज ट्रांसफर्ड बिटवीन द मेमोरी एंड सीपीयू। मेमोरी और सीपीयू के बीच में जो डेटा ट्रांसफर होता है उसी को ये रखता है। कौन? एमडीआर, जिसको हम लोग बोलते हैं मेमोरी डेटा रजिस्टर। अब एमएआर की बात करें तो एमएआर का मतलब होता है मेमोरी एड्रेस रजिस्टर। मेमोरी एड्रेस रजिस्टर। अब मेमोरी एड्रेस रजिस्टर क्या करता है? ठीक है, तो मेमोरी एड्रेस रजिस्टर जो होता है, सपोज करिए ये सीपीयू है, सीपीयू में डेटा प्रोसेसिंग के लिए एक गया। ठीक है, अब जब डेटा प्रोसेसिंग के लिए गया तो भैया मेमोरी के किस कोने से आया था, मेमोरी के किस पॉइंट से आया था? तो एग्जैक्ट एड्रेस जो रखता हो, या ऐसा रजिस्टर जो एक एड्रेस रखता हो कि हमारा डेटा कहाँ से एक्सेस हुआ सीपीयू में, उसी को हम लोग बोलते हैं मेमोरी एड्रेस रजिस्टर। तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे, इट इज़ अ सीपीयू रजिस्टर दैट होल्ड्स द मेमोरी एड्रेस ऑफ द डेटा और इंस्ट्रक्शन दैट द सीपीयू नीड्स टू एक्सेस। सीपीयू को
जिस डेटा को एक्सेस करना है, जिस डेटा को देखना है, जिस डेटा का इस्तेमाल करना है, उसी के एड्रेस को वो रखती है अपने पास। आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे। आइए, जब हम MAR और MADR मेमोरी एड्रेस रजिस्टर और मेमोरी एड्रेस रजिस्टर और मेमोरी डेटा रजिस्टर की बात करते हैं, इन दो रजिस्टर्स की, तो एक कॉमन और आता है जिसे हम कहते हैं प्रोग्राम काउंटर रजिस्टर। ठीक है, प्रोग्राम काउंटर रजिस्टर। तो प्रोग्राम काउंटर रजिस्टर क्या होता है, इस चीज को समझते हैं। तो आइए फिर से यहाँ पे एक डायग्राम लेते हैं। ये क्या हो गया हमारा मेमोरी यूनिट। डेटा कहाँ जाएगा, CPU के अंदर। तो जब डेटा CPU के अंदर, एक डेटा मान लीजिए CPU के अंदर चला गया, तो दूसरा क्यू में खड़ा होगा। आप जानते हैं कि डेटा कैसे खड़ा रहता है, क्यू में रहता है, वेट करता है अपने टर्न का। तो नेक्स्ट कौन सा डेटा CPU के अंदर प्रोसेसिंग के लिए जाएगा, उसका हिसाब कौन रखता है, प्रोग्राम काउंटर। तो प्रोग्राम काउंटर का इस्तेमाल किस लिए करते हैं, तो याद रखिएगा, इट इज अ स्पेशल रजिस्टर। ये एक स्पेशल रजिस्टर है, कहाँ पे, CPU में। क्या करता है, तो विच ऑलवेज कीप्स द एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी एग्जीक्यूटेड। तो नेक्स्ट जो इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होने वाला है, उसका हिसाब कौन रखता है, उसके एड्रेस का हिसाब कौन रखता है, तो प्रोग्राम काउंटर रजिस्टर रखता है। ठीक है, आई होप आप लोग समझ पा रहे हैं। अब आप जानते हैं कि जो कंप्यूटर होता है वो किस पे है, एक मदरबोर्ड है। इसी मदरबोर्ड पे बहुत सारे डिवाइसेस जो होते हैं जैसे रैम हो सकता है, हार्ड डिस्क कनेक्टेड हो सकता है, फैन कनेक्टेड हो सकता है, रोम हो सकता है, सीमोस हो सकता है, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो जो बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं, इन सारे कंपोनेंट्स को आपस में डेटा शेयर करना हो सकता है, या आपस में कनेक्शन स्टैब्लिश करना हो सकता है। तो ये सारे डेटा जो है, सारे डिवाइसेस जो हैं, वो आपस में कनेक्शन कैसे स्टैब्लिश करेंगे, तो सारे डिवाइसेस जो हैं वो आपस में कनेक्शन स्टैब्लिश करने के लिए वायर्स का यूज करते हैं। और उन्हीं वायर्स को हम लोग किस नाम से जानते हैं, बस के नाम से जानते हैं। तो आपसे पूछा जाएगा कि बस क्या होता है, तो आप क्या जवाब देंगे। तो आपको याद रखना है कि बस जो होता है ये कलेक्शन ऑफ वायर्स होता है, यानी वायर्स का समूह होता है। किस लिए यूज करते हैं, तो यूज्ड फॉर कम्युनिकेशन बिटवीन द इंटरनल कंपोनेंट्स ऑफ अ कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर के अंदर वाले कंपोनेंट्स से जो जुड़ा होता है, या कंप्यूटर के अपने अंदर वाले कंपोनेंट्स को जो जोड़ता है, उसे हम क्या कहते हैं, बस कहते हैं। अब आप पूछेंगे कि बस कितने टाइप का होता है, तो बस जो होता है वो 3 तरीके का होता है। इसके 3 टाइप्स होते हैं। कौन कौन से टाइप्स होते हैं, पहला टाइप जो होता है उसे हम बोलते हैं डेटा बस। दूसरा जो हमारे पास होता है उसे हम बोलते हैं एड्रेस बस। दूसरा जो होता है हम उसे कहते हैं एड्रेस बस। और तीसरा जो होता है उसे हम कहते हैं कंट्रोल बस। तो बस 3 तरीके का हो गया, पहला डेटा, दूसरा एड्रेस और तीसरा कंट्रोल बस। ठीक है, तो ये क्या करता है, तो एक चीज अगर हम बताएं तो ये डेटा बस जो होता है ये बाई डायरेक्शनल होता है। बाई डायरेक्शनल का मतलब यहाँ पे क्या हुआ, बाई डायरेक्शनल का मतलब क्या हुआ, बात कर लें तो ये जो होता है CPU से मेमोरी और मेमोरी से CPU में डेटा ट्रांसफर करता है। यानी CPU से कंट्रोल यूनिट, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट से डेटा ले जाएगा किसके पास, मेमोरी के पास, और मेमोरी से फिर डेटा लेकर आता है किसके पास, CPU के पास। यानी ये दोनों डायरेक्शन में फ्लो करता है। ठीक है, अब एड्रेस बस क्या करता है, तो एड्रेस बस जो होता है ये बताता है कि कौन से मेमोरी लोकेशन को CPU एक्सेस करना पड़ता है या करना चाहता है।
तो सीपीयू कौन से पॉइंट को एक्सेस करना चाहता है वो बताता है कौन, एड्रेस बस। तो लिख सकते हैं स्पेसिफाइज द लोकेशन दैट हैज टू बी एक्सेस्ड बाय सीपीयू। तो सीपीयू किस चीज को एक्सेस करना चाहता है उसके डेटा को ये रखता है। अब इसको हम लोग यूनिडायरेक्शनल बोलते हैं, इसको हम लोग यूनिडायरेक्शनल बोलते हैं। यूनिडायरेक्शनल क्यों बोलते हैं, क्योंकि सिर्फ एक तरफ से कम्युनिकेट करता है, यानी सीपीयू तक ये कम्युनिकेशन पहुंचाता है, सीपीयू वापस इससे कम्युनिकेशन स्टैब्लिश नहीं करता है। नेक्स्ट हमारे पास है कंट्रोल बस। ये कंट्रोल बस जो है ये भी यूनिडायरेक्शनल है। ये क्या करता है, ये कंट्रोल करता है सिग्नल्स को, ठीक है। तो ये कंट्रोल करता है किसको, सिग्नल्स को। तो कंट्रोल सिग्नल या कंट्रोल्स सिग्नल्स, ठीक है, सिग्नल्स को कंट्रोल करता है। कौन से सिग्नल्स को, तो जो कंप्यूटर के ऑपरेशन को मैनेज करते हैं, दैट मैनेज द ऑपरेशन ऑफ कंप्यूटर। जो कंप्यूटर के ऑपरेशन को मैनेज करते हैं उसका ध्यान रखता है कौन, कंट्रोल बस। तो आपको याद रखना है कि हमारे पास तीन तरीके के बस होते हैं। कौन कौन सा, पहला जो है वो है हमारे पास डेटा, दूसरा एड्रेस और तीसरा कौन सा है, कंट्रोल बस। तो डेटा बस क्या हो गया, बाई डायरेक्शनल, और बाकी दोनों क्या हो गए, यूनिडायरेक्शनल। आई होप आप लोग समझ पा रहे हैं। इसी कड़ी में आगे चलें तो कहता है द मेमोरी इन द रैम हैज द सेम साइज एज द मेमोरी डेटा रजिस्टर। यानी मेमोरी डेटा रजिस्टर का जो साइज होता है वही साइज किसका होता है, मेमोरी के वर्ड का भी होता है, यानी मेमोरी का भी, रैम का भी होता है। मैंने आपसे बताया था रैम के साइज को हम लोग किसमें मेजर कर सकते हैं, वर्ड के फॉर्म में मेजर करते हैं, ठीक है। तो एक एग्जांपल दिया गया है, इफ द प्रोसेसर इज एन 8 बिट प्रोसेसर। अगर हमारा प्रोसेसर 8 बिट है, जैसे एग्जांपल हो गया इंटेल 8085, तो उसका एमडीआर और वर्ड जो होगा रैम का वो भी कितना होगा, 8 बिट का होगा। यानी प्रोसेसर का बिट क्या बताता है, एमडीआर का साइज, और रैम का वर्ड क्या बताता है, एमडीआर का साइज और रैम का वर्ड। इसके अलावा एमडीआर जो होता है मेमोरी डेटा रजिस्टर, एमडीआर जो होता है मेमोरी डेटा रजिस्टर, वो दो ऑपरेशंस परफॉर्म करता है। पहला जो होता है उसे हम कहते हैं रीड ऑपरेशन, और दूसरा जो हमारे पास होता है हम उसे बोलते हैं राइट ऑपरेशन। आई रिपीट अगेन, एमडीआर जो होता है वो दो ऑपरेशंस फॉलो करता है। कौन कौन सा, पहला जो हो गया वो है रीड ऑपरेशन, और दूसरा जो हमारे पास है वो क्या हो गया, राइट ऑपरेशन। रीड ऑपरेशन का यूज क्यों करते हैं, तो रीड ऑपरेशन जो है ये डेटा ट्रांसफर करता है वर्ड से मेमोरी डेटा रजिस्टर में, यानी रैम से एमडीआर में डेटा ट्रांसफर कैसे होता है, तो रैम से एमडीआर में डेटा का ट्रांसफर होता है रीड ऑप्शन की वजह से। आई रिपीट, रैम से एमडीआर में डेटा का ट्रांसफर कैसे होता है, रीड ऑपरेशन से। और अगर हम लोग राइट ऑपरेशन की बात करें तो राइट ऑपरेशन क्या करता है, तो ये डेटा ट्रांसफर करता है, ठीक है, कहां से, एमडीआर से रैम में। तो याद रखेंगे एमडीआर में रीड क्या करेगा, डेटा ट्रांसफर करेगा रैम से एमडीआर, और राइट क्या करता है, राइट डेटा ट्रांसफर करता है एमडीआर टू रैम। बहुत जरूरी कॉन्सेप्ट है, याद रखना है। तो देखिए बताया गया है द रीड ऑपरेशन ट्रांसफर्स द डेटा, यानी बिट्स फ्रॉम वर्ड टू मेमोरी डेटा रजिस्टर। यानी रीड ऑपरेशन डेटा ट्रांसफर करता है कहाँ से, वर्ड से मेमोरी डेटा रजिस्टर में, और राइट ऑपरेशन क्या करता है, ट्रांसफर्स द डेटा फ्रॉम मेमोरी डेटा रजिस्टर टू वर्ड।
और उसका उल्टा करता है राइट, यानी मेमोरी डेटा से वर्ड में करता है। आई होप आप लोग समझ पा रहे हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए, और साथ ही साथ आप हर उस इंसान को ज़रूर फॉरवर्ड करें जो इन एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहा हो, उससे बहुत फ़ायदा होगा। हम पूरी कोर्स आपको यहाँ पे फ्री में दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको 1 रुपया नहीं लगना है। इसके साथ साथ हम लोग के MCQ का सीरीज़ भी चलता है, ठीक है, जहाँ पे हमारा टारगेट है कि कम से कम 1100 MCQ हर टॉपिक से करा दिया जाए। अब माइक्रो प्रोसेसर की बात करते हैं, जो बहुत यूज़ होता है कहाँ पे, कंप्यूटर्स में। तो माइक्रो प्रोसेसर को हम लोग 2 तरीके से क्लासीफाई कर सकते हैं। तो वही लिखा है, द माइक्रो प्रोसेसर्स कैन बी क्लासीफाइड बेस्ड ऑन द फॉलोइंग क्राइटेरिया। 2 क्राइटेरिया पे। पहला, द विड्थ ऑफ डेटा दैट कैन बी प्रोसेस्ड, यानी डेटा के विड्थ के आधार पे जितना प्रोसेसिंग हो सकता है। और दूसरा क्या होता है, इंस्ट्रक्शन सेट के आधार पे। तो आई रिपीट अगेन, हमारे पास जो माइक्रो प्रोसेसर हो जाए उसको 2 भागों में डिवाइड कर सकते हैं, या 2 तरीके से क्लासीफाई कर सकते हैं। पहला, विड्थ ऑफ डेटा दैट कैन बी प्रोसेस्ड, यानी डेटा का वो साइज जिसका प्रोसेसिंग किया जा सकता है। और दूसरा जो होता है, इंस्ट्रक्शन सेट के आधार पे। तो जब हम डेटा को, या जब हम माइक्रो प्रोसेसर को डेटा विड्थ के आधार पे क्लासीफाई करें, तो 4 तरीके का क्लासिफिकेशन होता है। कौन कौन सा? पहला होता है 8 बिट माइक्रो प्रोसेसर, दूसरा होता है 16 बिट, तीसरा होता है 32 बिट, और आखिरी जो होता है उसे कहते हैं हम लोग 64 बिट प्रोसेसर। अब इनका यूज क्यों करते हैं, कैसे करते हैं, इसके बारे में भी हम लोग जानेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है कि क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रो प्रोसेसर्स बेस्ड ऑन इंस्ट्रक्शन सेट। इंस्ट्रक्शन सेट के आधार पर भी हम लोग माइक्रो प्रोसेसर को 2 तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। पहला जो है उसको हम लोग बोलते हैं रिस्क, और दूसरा बोलते हैं सिस्क। पहला हमारे पास हो गया रिस्क, और दूसरा जो हमारे पास है वो क्या हो गया, सिस्क। तो रिस्क क्या होता है? तो रिस्क का जो फुल फॉर्म होता है वो है रिड्यूस्ड इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर्स। फिर से रिपीट कर दें, रिस्क का जो फुल फॉर्म है वो क्या है, रिड्यूस्ड इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर्स। और अगर सिस्क की बात करें तो सिस्क का फुल फॉर्म होता है कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर्स। सिस्क क्या हो गया, कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर्स। रिस्क के कुछ एग्जांपल्स हैं। रिस्क प्रोसेसर कौन कौन सा है, तो पेंटियम 4 जो है वो रिस्क प्रोसेसर का है। इसके अलावा इंटेल P6 हो गया, AMD K6 हो गया, और AMD का एक और वर्जन है K7। ये सारे रिस्क प्रोसेसर्स पे हैं। अगर सिस्क की बात करें तो सिस्क का हो गया इंटेल 386 एंड 486, पेंटियम हो गया पेंटियम 2 एंड 3, मोटोरोला का 68000। ये कुछ ऐसे प्रोसेसर्स हैं जो सिस्क को फॉलो करते हैं। लेकिन एक बहुत बड़ा प्रश्न है कि ये होता क्या है, क्यों यूज करते हैं। तो आइए हम लोग उसके बारे में जानते हैं। कहता है कि रिस्क आर्किटेक्चर, द इंस्ट्रक्शन सेट ऑफ कंप्यूटर इज सिंप्लीफाइड टू रिड्यूस द एग्जीक्यूशन टाइम। रिस्क में क्या होता है ना, कि जो सीपीयू को इंस्ट्रक्शन दिया जाता है उस इंस्ट्रक्शन सेट को एकदम सिंपल रखा जाता है। क्यों? क्योंकि जितना सिंपल होगा उतने ही आसानी से उसका एग्जीक्यूशन पॉसिबल है, और जल्दी एग्जीक्यूशन हो जाएगा तो हमारे कंप्यूटर का एग्जीक्यूशन टाइम भी क्या होगा, कम हो जाएगा। यही ये पॉइंट कहता है। नेक्स्ट कहता है रिस्क हैज अ स्मॉल सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस विच जनरली इंक्लूड रजिस्टर टू रजिस्टर ऑपरेशन। रिस्क में क्या होता है कि जो इंस्ट्रक्शन सेट होता है वो छोटा होता है, और इसमें जो इंस्ट्रक्शन दिया जाता है वो एक रजिस्टर से दूसरे रजिस्टर को दिया जाता है। तो यहां पर जो इंस्ट्रक्शन होता है वो रजिस्टर टू रजिस्टर जाता है, पहली बात। और दूसरी बात कि जो इंस्ट्रक्शन सेट्स हैं वो क्या होते हैं, छोटे होते हैं। अब छोटे होने से क्या हुआ, या रजिस्टर टू रजिस्टर ऑपरेशन से क्या फायदा हुआ, तो 10
data is stored in processor registers for computations and results of the computations are transferred to the memory using memory instructions. तो यहाँ पे ये कहता है कि रजिस्टर टू रजिस्टर होता है ट्रांसफर या ऑपरेशन, तो ऑपरेशन के बाद डेटा कहाँ स्टोर हो जाएगा, एक रजिस्टर के अंदर ही हो जाता है। तो जो कंप्यूटेशन वैल्यू है या जो कंप्यूटेशन का आउटपुट है वो कहाँ पे स्टोर हो जाता है, रजिस्टर में, और फिर इसको ट्रांसफर किया जाता है रजिस्टर से किसको, मेमोरी को। यानी अगर परमानेंटली स्टोर करना है तो कहाँ जाएगा, सेकेंडरी मेमोरी में, टेम्पोररीली स्टोर करना है तो रैम में। ये सारे ऑपरेशंस कहाँ पे होते हैं, रजिस्टर के अंदर। तो कहता है all operations are performed within the registers of the CPU, यानी सारे ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए कौन सा पॉइंट है, CPU है, और CPU का रजिस्टर है। नेक्स्ट कहता है in RISC all instructions have simple register addressing and hence use less number of addressing modes। अब जैसे देखिएगा, एक रजिस्टर से दूसरे रजिस्टर जाना है या एक रजिस्टर से दूसरे रजिस्टर डेटा ट्रांसफर करना है, तो आप जानते हैं कि रजिस्टर भी क्या है, मेमोरी स्टोर करता है, तो इसका क्या होगा, एड्रेस होगा। तो जो एड्रेस होता है वो रजिस्टर का बहुत सिंपल होता है, इसी वजह से डेटा ट्रांसफर भी करना बहुत आसान हो जाता है। कहता है RISC यूजेस अ सिंपल इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट एंड इज इजी टू डिकोड। मैंने पहले ही बताया RISC का जो इंस्ट्रक्शन साइकिल होता है या इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट होता है वो इजी होता है और इसको डिकोड करना बहुत ही आसान है। नेक्स्ट कहता है हियर द इंस्ट्रक्शन लेंथ कैन बी फिक्स्ड एंड अलाइंड ऑन वर्ड बाउंड्रीज। यहाँ पे सबसे बड़ी बात क्या है कि एक इंस्ट्रक्शन को जो आप दे रहे हैं उसका लेंथ फिक्स कर सकते हैं, यानी ये कितने बिट का होगा ये आप फिक्स कर सकते हो। तो इससे सबसे बड़ी फायदा क्या है, सबसे बड़ा फायदा इससे ये होता है कि अगर आप इसके इंस्ट्रक्शन लेंथ को फिक्स्ड कर देते हैं तो आप एक वर्ड बाउंड्री बना देते हैं कि चलो ठीक है, हमारा इंस्ट्रक्शन जो जाएगा वो 10 बिट का ही जाएगा। तो जितना छोटा इंस्ट्रक्शन रहेगा वो उतने कम टाइम में एग्जीक्यूट हो जाएगा और इससे प्रोसेसर का स्पीड क्या होता है, बढ़ जाता है। नेक्स्ट कहता है द RISC प्रोसेसर्स हैव द एबिलिटी टू एग्जीक्यूट वन इंस्ट्रक्शन पर क्लॉक साइकिल। ठीक है, क्लॉक साइकिल क्या होता है, तो क्लॉक साइकिल जो होता है वो एग्जीक्यूशन स्पीड को बताता है, यानी एक बार में कितना डेटा एग्जीक्यूट हो सकता है। तो एक बार में RISC प्रोसेसर एक इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट कर सकता है। कैसे होता है, तो पाइपलाइनिंग के थ्रू। पाइपलाइनिंग का मतलब सपोज करिए ये कंप्यूटर का प्रोसेसर है, तो जो हमारा डेटा होगा वो या तो टेम्पोररीली रैम में स्टोर हो जाएगा और अगर रैम में जगह नहीं है तो रजिस्टर में रहता है। तो यहां से एक डेटा गया रजिस्टर को, ये चला गया प्रोसेसर को। तो बाकी के जो डेटा होते हैं वो पाइपलाइन में होते हैं, क्यू में खड़े होते हैं। ठीक है, तो क्यू में खड़े होने से क्या फायदा हुआ कि जैसे ही एक गया दूसरे के पास, एक गया CPU के पास, फिर तुरंत दूसरा जाएगा, फिर तीसरा जाएगा, चौथा जाएगा, पांचवा जाएगा, ये सिलसिला चलता जाता है। ठीक है, दिस इज डन यूजिंग पाइपलाइनिंग which involves overlapping the fetch, decode, execute phase of 2 or 3 instructions। तो इससे क्या क्या समझ में आता है, समझ में आता है कि पाइपलाइन में होगा तो जाएगा, फिर वहां फेच होगा, डिकोड होगा, एग्जीक्यूट होगा, चीजें आगे बढ़ती रहेंगी। नेक्स्ट कहता है as RISC takes relatively a large number of registers in the processor unit, it takes less time to execute its program when compared to CISC। RISC जो होता है वो रजिस्टर का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करता है, तो रजिस्टर का ज़्यादा इस्तेमाल करने की वजह से क्या हुआ कि इसका प्रोसेसिंग स्पीड थोड़ा सा बढ़ जाता है और रैम भी खाली रहता है। इस वजह से RISC को ज़्यादा कहा जाए तो RISC बहुत ज़्यादा फास्ट काम करता है, यानी कम समय में ज़्यादा एग्जीक्यूट कर पाता है इन कंपैरिजन टू CISC। आई होप आप लोग RISC आर्किटेक्चर को समझ गए होंगे। जो RISC के मेन पॉइंट्स हैं हमने यहाँ पे डिस्कस किया, लेकिन अगर आपको डाउट है तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइए, हम इसको फिर से समझाएंगे। ठीक है, आपके कमेंट से
या आपके व्हाट्सएप ग्रुप में चैट से, टेलीग्राम के चैट से, इंस्टा पे जो आप हमें भेजते हैं, इससे हमें पता चलता है कि हमारा रीच कहाँ तक बढ़ा है, हम कितने लोगों तक पहुंच पाए हैं, क्या हमारा जो मकसद है कि कंप्यूटर वाले जो बच्चे हैं उनको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली गवर्नमेंट जॉब में, उसमें हम सक्सेसफुल हो पाए हैं या नहीं, वो हमें यहाँ से जानकारी मिलती है। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है सिस्क। सिस्क को हम लोग कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर के नाम से जानते हैं। तो आई रिपीट, सिस्क का जो फुल फॉर्म है वो क्या है? कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर। इसको हम लोग कॉम्प्लेक्स क्यों कहते हैं? तो पहला, इट ऑन इनकॉर्पोरेट्स वेरिएबल लेंथ इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट। रिस्क में क्या था कि रिस्क में एक साइज फिक्स कर देते थे, यानी 10 बिट है तो 10 बिट है। लेकिन जब हम बात करें सिस्क की, तो सिस्क में इंस्ट्रक्शन का लेंथ या इंस्ट्रक्शन लेंथ फॉर्मेट जो होता है वो फिक्स्ड नहीं होता। इससे क्या होता है, इंस्ट्रक्शन लेंथ फिक्स्ड नहीं है तो इसमें वेरिएबल लेंथ होता है, वेरिएबल लेंथ होगा तो प्रोसेसिंग में टाइम लगेगा। नेक्स्ट कहता है इंस्ट्रक्शंस दैट रिक्वायर रजिस्टर ऑपरेंड्स में टेक ओनली 2 बाइट्स। अब मान लीजिए कि जब ये इंस्ट्रक्शन साइकिल एग्जीक्यूट हो रहा है तो उसमें कोई ऐसा भी इंस्ट्रक्शन आ सकता है जिसको रजिस्टर चाहिए होगा, रजिस्टर चाहिए होगा, तो वो 2 बाइट से अधिक रजिस्टर यूज नहीं करता। लेकिन ये रिस्क में नहीं था, रिस्क अनलिमिटेड साइज यूज कर रहा था। नेक्स्ट कहता है द इंस्ट्रक्शन दैट रिक्वायर 2 मेमोरी एड्रेस में टेक 5 बिट्स टू इंक्लूड द कंप्लीट इंस्ट्रक्शन कोड। ये कहता है कि अगर जिसके 2 मेमोरी एड्रेस हैं तो 2 मेमोरी एड्रेस वालों को 5 बिट तक का लग सकता है। ठीक है, तो कहता है सिस्क हैज वेरिएबल लेंथ encoding of instructions and the execution of instructions may take varying time of clock cycles। क्योंकि इंस्ट्रक्शन साइकिल अलग अलग लेंथ का होता है, इसीलिए एग्जीक्यूशन के लिए अलग अलग क्लॉक साइकिल्स की आवश्यकता हो सकती है। यानी हर एग्जीक्यूशन के लिए, हर इंस्ट्रक्शन के एग्जीक्यूशन के लिए अलग अलग टाइम लग सकता है, कहीं पे ज्यादा टाइम लगेगा, कहीं पर कम टाइम लगेगा। नेक्स्ट कहता है द सिस्क प्रोसेसर प्रोवाइड्स डायरेक्ट मैनिपुलेशन ऑफ ऑपरेंड्स दैट आर इन मेमोरी। सिस्क प्रोसेसर ये भी कहता है कि अगर किसी मेमोरी में यानी रैम में कोई ऑपरेंड है, ऑपरेंड का मतलब आप जानते होंगे, ऑपरेंड का मतलब होता है वैल्यूज। ठीक है, तो मान लीजिए कोई वैल्यू है जिसपे कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना है, तो ये कहता है कि आप रजिस्टर में मत ले जाइए, आप इसको रजिस्टर में मत ले आइए, जिस मेमोरी में है वहीं पर उसको एग्जीक्यूट कर दीजिए। ठीक है, नेक्स्ट कहता है मेनी सिस्क आर्किटेक्चर्स रीड द इनपुट्स एंड राइट देयर आउटपुट्स इन द मेमोरी सिस्टम इंस्टेड ऑफ अ रजिस्टर फाइल। ये क्या कहता है? ये कहता है कि जो सिस्क आर्किटेक्चर हैं बहुत सारे ऐसे हैं जो रीड और राइट का जो फीचर है वो कहीं रजिस्टर में लाकर नहीं करते, वो मेमोरी में ही कर लेते हैं, रैम में ही कर लेते हैं। इससे क्या होता है वो अब हम लोग जानेंगे। एज सिस्क आर्किटेक्चर takes large number of addressing modes, more hardware logic is required to implement them. This reduces the computation speed। क्योंकि इसको इंप्लीमेंट करने के लिए बहुत ज़्यादा हार्डवेयर की आवश्यकता है, तो सबसे बड़ा बात होता है कि हार्डवेयर चाहिए तो कंप्यूटर का कॉस्ट बढ़ जाएगा, और दूसरा क्या हो जाता है कि इससे कंप्यूटेशन स्पीड भी कम हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट ये भी कहता है कि सिस्क आर्किटेक्चर जो होता है ये बहुत ज़्यादा स्पेस लेता है। ठीक है, लार्ज नंबर ऑफ एड्रेसिंग मोड्स को एक्सेस करने में, इस वजह से भी ये बहुत ही लेंदी प्रोसेस को जनरेट करता है, जिससे कि कंप्यूटेशन स्पीड स्लो हो जाता है। नेक्स्ट कहता है द सिस्क आर्किटेक्चर attempts to provide a single machine instruction for the statements that are written in a high level language। ये कहता है कि मशीन, या आप पहले हाई लेवल लैंग्वेज होता है वो क्या समझिए। ये कहता है हाई लेवल लैंग्वेज का मतलब होता है कि ऐसा कोड्स जो इंग्लिश में लिखा हो, क्योंकि कंप्यूटर को इंग्लिश समझ में नहीं आता, कंप्यूटर सिर्फ क्या समझता है 0 एंड 1, जिसको हम लोग मशीन लेवल लैंग्वेज के नाम से जानते हैं। तो सिस्क आर्किटेक्चर क्या करता है? सिस्क आर्किटेक्चर कोशिश करता है
कि जो सिंगल मशीन इंस्ट्रक्शन है, ठीक है, उसको हम लोग अटेम्प्ट करें। यानी अगर कोई हाई लेवल लैंग्वेज में, कोई इंग्लिश में अगर कोड लिखा है तो इसको आप तुरंत कन्वर्ट कर दें किस में, एक सिंगल मशीन इंस्ट्रक्शन में, जिससे कि उसका एग्जीक्यूशन क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। तो ये कोशिश यही करता है कि एग्जीक्यूशन प्रोसेस को फास्ट कर दिया जाए, लेकिन ये करने में सक्षम है नहीं। नेक्स्ट आता है रिस्क इंस्ट्रक्शन के बारे में। तो कहता है रिस्क इंस्ट्रक्शन सेट इंक्लूड्स सिंपल इंस्ट्रक्शन विथ हार्ड वायर्ड कंट्रोल। तो रिस्क में क्या होता है, सिंपल इंस्ट्रक्शंस होते हैं और उस पे हार्ड वायर का कंट्रोल होता है। लार्ज नंबर ऑफ रजिस्टर्स, बहुत सारे रजिस्टर्स का यूज करते हैं। सिंपलर प्रोसेसर, सिंपल प्रोसेसर यूज होता है। पाइपलाइन मेथड यूज करते हैं, यानी सारे लोग या सारे इंस्ट्रक्शंस लाइन में खड़े रहते हैं। और इंक्रीज्ड क्लॉक रेट, और प्रोसेसिंग स्पीड भी होता है, वो क्या होता है, फास्ट होता है। तो प्रोसेसिंग स्पीड के लिए या प्रोसेसिंग स्पीड को डोनेट करने के लिए, डिनोट करने के लिए हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, क्लॉक रेट का यूज करते हैं। नेक्स्ट कहता है कि जो द रिस्क प्रोसेसर्स इंस्ट्रक्शन सेट इज रेस्ट्रिक्टेड टू लोड एंड स्टोर इंस्ट्रक्शंस व्हेन देयर इज एन इंटरैक्शन बिटवीन मेमोरी। ये कहता है कि अब मान लीजिए रजिस्टर और रैम के बीच में कोई ट्रांसफर हो रहा है डेटा का, या कोई बातचीत हो रहा है, तो इस दौरान जो रिस्क प्रोसेसर्स होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ एक ही काम करते हैं, क्या करते हैं, डेटा को लोड करेंगे और जहां पे स्टोर करना है वो डेटा को स्टोर करते हैं। ठीक है, उससे अधिक ये कोई काम नहीं करते हैं। तो आपसे अगर पूछा जाता है कि जब इंटरैक्शन हो रहा हो मेमोरीज के बीच में, किसी भी मेमोरी के बीच में, रजिस्टर हो या रैम हो, या रैम और हार्ड डिस्क के बीच हो, या कैश मेमोरी रैम के बीच हो, तो कभी भी दो मेमोरी के बीच में इंटरैक्शन हो रहा होता है तो उस समय रिस्क इंस्ट्रक्शन जो होता है वो क्या करता है, या रिस्क प्रोसेसर जो होता है वो क्या करता है, कि सिर्फ लोड एंड स्टोर ऑप्शंस को फॉलो करता है, इसके अलावा कुछ नहीं करता। आई होप आप लोगों को मेरी बातें समझ में आ रही होंगी। टेक्निकल थोड़ा समझने में टाइम लगता है, ये आपको समझना पड़ेगा। टेक्निकल के लिए कोई शॉर्टकट नहीं है। अगर हम यहाँ पे बैठकर आपसे कहें कि हम आपको शॉर्टकट सिखा देंगे तो हम आपको बेवकूफ बना रहे होंगे। और टेक्निकल पेपर्स में सिर्फ एमसीक्यू से भी काम चलने वाला नहीं है, तो आपको पूरा पढ़ना ही पड़ेगा। तो आई रिक्वेस्ट कि आप लोग समझने की कोशिश करें। अब देखिए यहाँ पर बताया गया है कि अगर एक रिस्क इंस्ट्रक्शन होगा तो कैसे लिखा जाएगा। तो देखिए यहाँ पे लोड किया गया रजिस्टर 1 में P इंस्ट्रक्शन को, फिर लोड किया गया रजिस्टर 2 में Q इंस्ट्रक्शन को, लोड किया गया रजिस्टर 3 में R को, लोड किया गया रजिस्टर 4 में S को। फिर क्या किया गया, ऐड करना था, तो R1 R2 R3 के वैल्यूज को ऐड किया गया। फिर ऐड किया गया R3 और R4 को, मल्टीप्लाई किया गया R1 R3 को, और स्टोर किया गया कहाँ पे, X के अंदर। तो ये बताया गया है कि जो हमारा रिस्क आर्किटेक्चर है, या रिस्क इंस्ट्रक्शन सेट है, या रिस्क प्रोसेसर है, उसको हम लोग कैसे एग्जीक्यूट कराते हैं और कैसे कोड्स लिखते हैं। तो वैसे आपके एग्जाम्स में ये लिखने को नहीं आएगा, लेकिन हम डेमो के लिए यहाँ पर लगा रखे थे। अब एक बहुत मेजर क्वेश्चन हमसे बनता है कि सर रिस्क और सिस्क में क्या होता है। तो आइए हम जल्दी से फटाफट उन जो चीजों को पढ़ रखे हैं उसको रिवाइज कर लेते हैं। तो कहता है रिस्क में कम इंस्ट्रक्शंस होते हैं, जबकि सिस्क में नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस क्या होता है, ज्यादा होता है। नेक्स्ट कहता है रिस्क में few addressing modes, most instructions have registers to register addressing modes। रिस्क में क्या होता है कि एड्रेसिंग मोड्स जो होते हैं वो कम होते हैं, ठीक है, वो कम होते हैं। अब एड्रेसिंग मोड्स अगर कम हैं तो मोस्ट इंस्ट्रक्शंस हैव रजिस्टर्ड टू रजिस्टर एड्रेसिंग मोड्स। एड्रेसिंग मोड कम है तो भैया कम है तो कैसे है, तो वहां पर किसका इस्तेमाल किया जा रहा है, रजिस्टर का यूज किया जा रहा है। लेकिन सिस्क रजिस्टर का यूज नहीं करता, इसीलिए इसके एड्रेसिंग मोड्स की संख्या क्या होती है, ज्यादा होती है। नेक्स्ट कहता है इंक्लूड्स सिंपल इंस्ट्रक्शंस एंड टेक्स वन साइकिल। ये सिंपल इंस्ट्रक्शंस को लेता है और एक बार में एक काम को कंप्लीट कर देता है। नेक्स्ट कहता है इंक्लूड्स कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शंस एंड मल्टीपल साइकिल्स। ये मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस को लेता है,
सॉरी कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शंस को लेता है, यानी टफ इंस्ट्रक्शंस को लेता है, जिसकी वजह से इसके क्लॉक स्पीड पे असर पड़ता है, बार बार प्रोसेसिंग करना होता है या बार बार डेटा इकट्ठा करना होता है। नेक्स्ट कहता है सम ऑफ द इंस्ट्रक्शंस रेफर टू मेमोरी। इसमें क्या होता है कि कुछ इंस्ट्रक्शंस ऐसे होते हैं जिनको मेमोरी के पास जाने की आवश्यकता पड़ती है या मेमोरी से डेटा फेच करने की आवश्यकता पड़ती है। इसमें कुछ ही होते हैं, लिमिटेड होते हैं। और सिस्क में क्या है कि अधिकांशतः यहाँ पर मेमोरी से डेटा हर बार फेच करना होता है। तो मान लीजिए मेमोरी से प्रोसेसर में बार बार डेटा फेच करना पड़े तो स्वाभाविक सी बात है टाइम लगेगा। रिस्क कहता है कि हार्डवेयर एग्जीक्यूट्स द इंस्ट्रक्शन। रिस्क में जो हार्डवेयर होता है वही इंस्ट्रक्शन को क्या करता है, एग्जीक्यूट करता है। रिस्क में जो हार्डवेयर होता है वही इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करता है। लेकिन अगर हम बात करें सिस्क में क्या होता है, तो माइक्रो प्रोग्राम एग्जीक्यूट्स द इंस्ट्रक्शन, यानी छोटे छोटे प्रोग्राम्स लिखे जाते हैं और वो प्रोग्राम्स का काम होता है क्या करना, एग्जीक्यूशन करना। नेक्स्ट कहता है कि रिस्क जो है वो फिक्स्ड फॉर्मेट इंस्ट्रक्शंस को यूज करता है। ठीक है, रिस्क जो है वो फिक्स्ड फॉर्मेट इंस्ट्रक्शंस को यूज करता है। लेकिन अगर सिस्क की बात करें तो सिस्क का वेरिएबल साइज होता है। नेक्स्ट हमारे पास कहता है रिस्क जो है इजियर टू डिकोड एज इंस्ट्रक्शंस हैव फिक्स्ड फॉर्मेट। तो रिस्क का मैंने बताया कि जो फॉर्मेट साइज होता है वो क्या होता है, फिक्स्ड होता है। लेकिन अब सॉरी एक बात बताना भूल ही गया आपको कि रिस्क का साइज फिक्स्ड होता है तो उसको डिकोड करना क्या है, इजी है। लेकिन सिस्क का डिकोडेशन बहुत डिफरेंट होता है, मुश्किल होता है। क्यों डिफिकल्ट होता है, क्यों, क्योंकि उसका वेरिएबल साइज अलग अलग होता है। रिस्क में मल्टीपल रजिस्टर्स यूज होते हैं, यहाँ सिंगल रजिस्टर यूज होता है। रिस्क जो है वो एग्जीक्यूशन को पाइपलाइन में रखता है। पाइपलाइन का मतलब एक का एग्जीक्यूशन चल रहा है, खत्म होगा तो दूसरा आ जाएगा, तीसरा आ जाएगा, चौथा आ जाएगा, सब लाइन में लगे होते हैं, क्यू होता है। सिस्क में ये पाइपलाइन वाला सिस्टम नहीं होता। यहाँ पर लोड एंड स्टोर फंक्शंस आर सेपरेट इंस्ट्रक्शंस, यानी यहाँ पे लोड और स्टोर ये दो वर्ड्स हैं, इन दोनों का अलग अलग इंस्ट्रक्शंस होता है, दोनों का अलग अलग मीनिंग होता है, दोनों का अलग अलग फंक्शन होता है। ठीक है, यहाँ पर अगर हम बात करें सिस्क में, तो सिस्क में लोड और स्टोर दोनों का क्या होता है, सिंगल इंस्ट्रक्शन होता है। लोड एंड स्टोर दोनों का क्या होता है, सिंगल इंस्ट्रक्शन होता है। आई होप आप लोगों के बीच रिस्क और सिस्क का कॉन्सेप्ट खत्म हो गया होगा। यानी जो डाउट्स होंगे, कॉन्सेप्ट खत्म होने का मतलब ये है कि जो डाउट्स होंगे वो खत्म हो गए होंगे, क्लियर हो गया होगा। क्या होता है ना, कई बार बोलते बोलते जबान लड़खड़ा जाती है। वैसे आप कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करिएगा और हम इस प्रयास में हैं कि इस चीज को सुधारा जाए, क्योंकि बहुत ज्यादा बोलने पे ये दिक्कत आ जाता है। ठीक है, तो वेल अब हम लोग जब मेमोरी की बात करते हैं तो मेमोरी में एक हायरार्की भी होता है। हायरार्की क्या डिनोट करता है और किस लिए यूज होता है, तो हायरार्की का इस्तेमाल करते हैं कौन सा फास्ट मेमोरी है और किसका कैपेसिटी ज़्यादा है उसको डिनोट करने के लिए। तो अगर आप इस मेमोरी पिरामिड में देखेंगे तो सबसे ऊंचे स्थान पर क्या है, रजिस्टर, दूसरे स्थान पे क्या है, रैम, तीसरे स्थान पे मेमोरी, चौथे पे हार्ड डिस्क। तो सबसे फास्ट स्पीड किसका होता है, तो फास्टेस्ट मेमोरी जो है वो है हमारा रजिस्टर, और जो स्लोवेस्ट है वो क्या है, हार्ड डिस्क। लेकिन अगर आप पूछा जाए कि स्टोरेज कैपेसिटी सबसे कम का है किसका है, तो सबसे स्मॉलेस्ट स्टोरेज जो है वो होता है रजिस्टर का, और जिसका लार्जेस्ट स्टोरेज होता है वो है हार्ड डिस्क का। तो आपको याद रखना है इस चीज को। आपके एग्जाम में मान लीजिए पूछ दिया गया एमसीक्यू में कि फास्टेस्ट कौन सा है इनमें, तो आपको बताना है रजिस्टर, फिर सैशे जिसको हम लोग कैश बोलते हैं, मेन मेमोरी और हार्ड डिस्क आता है। ठीक है, आगे चलते हैं, कुछ बातें मेमोरी यूनिट्स के रिगार्डिंग करते हैं। तो कहता है द मेमोरी यूनिट
that exchanges information directly with the CPU is called main memory. मेन मेमोरी क्या होता है? तो ऐसा मेमोरी जो डायरेक्टली सीपीयू से कांटेक्ट करता है या सीपीयू से बातें करता है, सीपीयू से डेटा एक्सचेंज करता है, उसको हम लोग बोलते हैं मेन मेमोरी. जैसे रैम हो गया, रजिस्टर हो गया, कैश मेमोरी हो गया, ये सारे क्या हो गए? मेन मेमोरी हो गए. नेक्स्ट कहता है डिवाइसेस दैट सपोर्ट बैकअप स्टोरेज आर रेफर्ड टू एज ऑक्सिलरी मेमोरी. ऑक्सिलरी मेमोरी क्या हो गया? तो जहां पर डेटा का बैकअप होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? ऑक्सिलरी मेमोरी. नेक्स्ट कहता है द मोस्ट कॉमन डिवाइसेस दैट सपोर्ट स्टोरेज इन टिपिकल कंप्यूटर सिस्टम्स आर मैग्नेटिक डिस्क एंड मैग्नेटिक टेप्स. इसके अलावा हमारे पास मैग्नेटिक डिस्क और मैग्नेटिक टेप्स भी होते हैं जो डेटा को क्या करते हैं? स्टोर करते हैं, और ये परमानेंटली स्टोर करते हैं. ठीक है. नेक्स्ट हमारे पास एक कैश मेमोरी आता है. ये कैश मेमोरी क्या होता है? तो इसका इस्तेमाल करते हैं प्रोसेसिंग स्पीड को बढ़ाने के लिए. तो टू इंक्रीज द स्पीड ऑफ प्रोसेसिंग अ वेरी हाई स्पीड मेमोरी नोन एज कैश इज यूज्ड. तो इसका इस्तेमाल किस लिए करते हैं? प्रोसेसिंग स्पीड बढ़ाने के लिए. कहता है इट हेल्प्स इन मेकिंग द करंट डेटा एंड प्रोग्राम्स अवेलेबल टू द सीपीयू एट हाई स्पीड. ये सीपीयू को करंट डेटा पहुंचाने में या करंट इंफॉर्मेशन पहुंचाने में मदद करता है. कहता है द कैश मेमोरी इज यूज्ड इन कंप्यूटर सिस्टम्स to compensate for the difference between the main memory access time and processor logic speed. यानी प्रोसेसर मान लीजिए ये है कंप्यूटर का और ये जो है वो रैम है. तो भैया डेटा जा रहा है प्रोसेसर के पास. ठीक है. तो प्रोसेसर के पास डेटा जा रहा है तो टाइम लगेगा. ठीक है. हो सकता है रजिस्टर से डेटा जा रहा हो प्रोसेसर के पास, तो प्रोसेसर को उस दौरान इंफॉर्मेशन तो चाहिए ना ताकि वो काम करता रहे. तो वो प्रोसेसर काम करता रहे जब तक डेटा रैम और रजिस्टर से पहुंचे. तो यहाँ पे हेल्प कौन करता है? कैश मेमोरी. यानी कैश मेमोरी एक बैकअप बनकर आता है जब रजिस्टर और रैम डेटा फेच करने में लगे होते हैं. रजिस्टर और रैम डेटा फेच कर रहे हैं तो कैश अपने पास पहले से डेटा रखता है जो दे देता है प्रोसेसर को, और प्रोसेसर उसको प्रोसेस करके बाहर निकालता है. CPU logic is quicker than main memory access time. Yet the processing speed of CPU is limited by main memory's speed. CPU का जो प्रोसेसिंग स्पीड होता है वो आधारित होता है किस पे? मेन मेमोरी पे. क्योंकि जब तक मेन मेमोरी यानी रैम, रजिस्टर, कैश मेमोरी डेटा उसको देगा ही नहीं, वो कहाँ से कर पाएगा. नेक्स्ट कहता है द डिफरेंस इन द ऑपरेटिंग स्पीड्स कैन बी बैलेंस्ड बाय यूजिंग एन एक्सट्रीमली फास्ट स्मॉल कैश मेमोरी बिटवीन सीपीयू एंड मेन मेमोरी. तो जैसे मैंने आपको बताया कि जब रजिस्टर और रैम डेटा फेच करने में व्यस्त होते हैं, यानी रैम डेटा कहाँ से लाता होगा? हार्ड डिस्क से. और रजिस्टर डेटा कहाँ से लाता होगा? रजिस्टर कहाँ से लाता होगा? तो रैम से. तो सब लोग जब डेटा फेच करने में लगे हैं उस समय कैश के पास पहले से कुछ इंफॉर्मेशन होता है, या पहले से कह सकते हो कि इंस्ट्रक्शंस होता है. उस इंस्ट्रक्शन को वो पास कर देता है किसको? प्रोसेसर को. प्रोसेसर उसको प्रोसेस करता है. आई रिपीट, जब रैम हार्ड डिस्क से इंफॉर्मेशन फेच करने में लगा होता है या डेटा फेच करने में व्यस्त होता है, रजिस्टर रैम से फेच करने में व्यस्त होता है, तो कैश के पास जो बचे इंस्ट्रक्शंस होते हैं उसको वो डाल देता है कहाँ पे? प्रोसेसर में. प्रोसेसर एग्जीक्यूट करके आउटपुट दिखा देता है. नेक्स्ट कहता है द कैश एक्सेस टाइम इज नियरली इक्वल टू द प्रोसेसर लॉजिक क्लॉक साइकिल टाइम. यानी कैश का जो एक्सेस टाइम होता है, डेटा एक्सेस टाइम होता है, वो इक्विवेलेंट होता है या इक्वल होता है प्रोसेसर के लॉजिक क्लॉक से. जितने देर में उसको चाहिए इंफॉर्मेशन उतने देर में मिल जाता है. कहता है द कैश इज यूज टू स्टोर द फॉलोइंग. कैश का इस्तेमाल दो चीज़ों को स्टोर करने के लिए करते हैं. पहला, फ्रैगमेंट्स ऑफ प्रोग्राम दैट इज प्रेजेंटली बीइंग एग्जीक्यूटेड इन द सीपीयू. तो मान लीजिए प्रोसेसर में या सीपीयू में, जिसको प्रोसेसर ही बोलते हैं इनफैक्ट, तो मान लीजिए प्रोसेसर में एक प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन हो रहा है P1. तो पूरा का पूरा P1 यहाँ पे एग्जीक्यूट नहीं हो रहा होगा, कुछ ऐसा इसका पार्ट होगा. जैसे मान लीजिए P1 - n, कुछ एक ऐसा पार्ट होगा
जो यहाँ पर कैश मेमोरी अपने पास रखा होगा, और जैसे ज़रूरत पड़ेगा सीपीयू को, ये P1 माइनस n पार्ट जो है वो भी यहाँ पर चला जाएगा। तो वही ये कहता है कि फ्रैगमेंट्स ऑफ प्रोग्राम दैट इज प्रेजेंटली बीइंग एग्जीक्यूटेड इन द सीपीयू, यानी जो सीपीयू में एग्जीक्यूशन हो रहा है उसके कुछ पार्ट्स को वो अपने पास रखता है। नेक्स्ट कहता है टेम्पोररी डेटा दैट इज रिपीटेडली नीडेड इन द करेंट ऑपरेशन। अब मान लीजिए कि ये प्रोग्राम 1 है, P1 है, इसको एग्जीक्यूट करने के दौरान कुछ ऐसा इंफॉर्मेशन चाहिए या कुछ ऐसा इंफॉर्मेशन चाहिए जो बहुत कॉमन है और बार बार मांगा जा रहा है। तो जो इंफॉर्मेशन बार बार मांगा जा रहा है उसको रजिस्टर में नहीं भेज सकते या उसको रैम में नहीं भेज सकते, क्योंकि फिर उसको वहां से वहां लाने में टाइम लगेगा। तो जो इंस्ट्रक्शन बार बार चाहिए या जो इंफॉर्मेशन बार बार चाहिए उसको कहाँ पे स्टोर कर देते हैं? कैश मेमोरी में। क्यों? क्योंकि कैश मेमोरी से उसको इकट्ठा करना आसान हो जाता है। आई होप आप लोग समझ पा रहे हैं। आप सबसे हम रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर करिए ताकि हम आप तक पहुंच सके, और कमेंट और लाइक ज़रूर करें। इससे समझ में आता है कि आपकी असुविधाएं क्या हैं, और जब आप लाइक करते हैं तो हमें मोटिवेशन मिलता है कि हाँ ठीक है, बच्चों को हमारा कंटेंट समझ में आ रहा है। इन सब के अलावा हम आपसे ये भी रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारे चैनल को बेहतर बनाने के लिए आप डोनेशन ज़रूर दीजिए। हमें इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाना है, अपना टेस्ट सीरीज़ लाने हैं, टीम फंडिंग करना है, तो उसके लिए हमें डोनेशन चाहिए। तो आप 1 रुपए से लेकर जितना आपका मन करे आप कर सकते हैं, हम इसके लिए आभारी रहेंगे। जो हम पढ़ा रहे हैं इसका आपको एक पीडीएफ भी चाहिए होगा। तो पीडीएफ कहाँ मिलेगा? तो यहाँ पर हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, टेलीग्राम ग्रुप है। इस व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़कर आप पढ़ाए हुए कंटेंट का पीडीएफ ले सकते हैं। इंस्टाग्राम पे फॉलो करके हर एग्जाम का शेड्यूल आप चेक कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग नेट, जेआरएफ, निमसेट, सीयूईटी, बिहार, झारखंड, यूपी, टीचर्स, सारे कंप्यूटर से रिलेटेड कोर्सेज को यहाँ पे चलाते हैं। इसके अलावा हम लोग एक जनरल कंप्यूटर अवेयरनेस का भी कोर्स रखे हैं, जिसका इस्तेमाल बैंक, एसएससी और रेलवे वाले बच्चे आराम से कर सकते हैं। सबका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक अवेलेबल है आपकी सुविधा के लिए। अब यहाँ पर देखते हैं कि कौन सा मेमोरी कहाँ प्लेस्ड होता है। तो अगर सीपीयू की बात करें तो सीपीयू किससे कनेक्टेड है? मेन मेमोरी से। और इस मेन मेमोरी और सीपीयू के बीच में माध्यम कौन बनकर आता है? कैश मेमोरी। ठीक है, ध्यान रखेंगे, सीपीयू किससे कनेक्टेड है डायरेक्टली? मेन मेमोरी। और मेन मेमोरी और सीपीयू के बीच में एक माध्यम है, वो क्या है? कैश मेमोरी। मेन मेमोरी क्या करता है? इनपुट और आउटपुट लेता है किससे? प्रोसेसर से। ठीक है, जो भी इनपुट आएगा उसको लेगा, जो भी आउटपुट आएगा वो लेगा, और इसको ट्रांसफर कर देता है परमानेंट सेविंग के लिए। किसके? मैग्नेटिक टेप्स या मैग्नेटिक डिस्क को, जहां पे डेटा हमारा जो है वो परमानेंटली क्या हो जाता है? सेव हो जाता है। तो यही जो है वो मेमोरी हायरार्की है कंप्यूटर का। आपको इसे याद रखना होगा। अगर हम मेमोरी की बात करें तो मेन मेमोरी क्या होता है? तो मेन मेमोरी जो है एक फंडामेंटल स्टोरेज यूनिट है, यानी कह सकते हो एक बेसिक स्टोरेज यूनिट है, एक इम्पॉर्टेंट स्टोरेज यूनिट है। तो मेन मेमोरी क्या है? द मेन मेमोरी इज द फंडामेंटल स्टोरेज यूनिट इन अ कंप्यूटर सिस्टम। यानी एक कंप्यूटर का जो फंडामेंटल स्टोरेज यूनिट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मेन मेमोरी होते हैं। कहता है इट इज रिलेटिवली लार्ज एंड फास्ट मेमोरी एंड स्टोर्स प्रोग्राम्स एंड डेटा ड्यूरिंग कंप्यूटर ऑपरेशंस। जब कंप्यूटर में ऑपरेशंस परफॉर्म हो रहे होते हैं तो उस कंप्यूटर ऑपरेशंस के दौरान वो डेटा को स्टोर करता है। ये लार्ज होता है और फास्ट होता है। नेक्स्ट कहता है कि रैंडम एक्सेस मेमोरी चिप्स आर अवेलेबल इन 2 पॉसिबल ऑपरेटिंग मोड्स। रैम की अगर हम बात करें तो रैम 2 तरीके का होता है। पहला क्या हो गया? स्टैटिक, और दूसरा क्या हो गया? डायनामिक। इसी को आप देखेंगे ना तो कई जगहों पर एस रैम बोलते हैं और इसको डी रैम बोलते हैं। तो आपको याद रखना है, एस रैम का मतलब क्या हो गया? स्टैटिक रैम, और डी रैम का मतलब क्या हो गया? डायनामिक रैम।
स्टैटिक रैम क्या करता है, कैसे काम करता है? तो इट बेसिकली कंसिस्ट ऑफ इंटरनल फ्लिप फ्लॉप्स। ये किस पे काम करता है? फ्लिप फ्लॉप्स पे काम करता है। और ये फ्लिप फ्लॉप क्या करता है? तो फ्लिप फ्लॉप जो है स्टोर द बाइनरी इंफॉर्मेशन, यानी 0 एंड 1 के फॉर्म में डेटा को या इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है। नेक्स्ट कहता है द स्टोर्ड इंफॉर्मेशन रिमेन्स वैलिड एज लॉन्ग एज द पावर इज सप्लाइड टू द यूनिट। ये जो 0 एंड 1 के फॉर्म में इंफॉर्मेशन है वो तब तक ही वैलिड रहता है जब तक स्टैटिक रैम को करंट सप्लाई किया जा रहा हो। यानी जब तक करंट सप्लाई किया जा रहा है तब तक ही वो डेटा रख पाएगा, नहीं लाइट गई, करंट सप्लाई रुका, डेटा खत्म। नेक्स्ट कहता है द स्टैटिक रैम इज सिंपल टू यूज एंड हैज शॉर्टर रीड एंड राइट साइकिल्स। स्टैटिक रैम यूज करना बहुत आसान है और इसका इंफॉर्मेशन रीड करने का साइकिल और वापस से राइट करने का साइकिल, ठीक है, ये राइट हो गया, ये रीड हो गया। तो रीड और राइट साइकिल क्या होता है? बहुत छोटा होता है। तो बहुत आसान है, इस वजह से बहुत आसान है कि इंफॉर्मेशन को रीड और राइट कर सके। लेकिन डायनामिक की भी कुछ खूबियां हैं जो हम लोग पढ़ेंगे अगली क्लास में। तब तक आपसे हम रिक्वेस्ट करेंगे कि कृपया हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, कमेंट करें और इंस्टा पे और व्हाट्सएप पे जरूर फॉलो करिए। आप हमें व्हाट्सएप पे बताएं इस नंबर पे कि और क्या बेहतर हमसे उम्मीद कर सकते हैं और कैसे आपको आसानी से चीज़ों को समझाया जा सके, क्योंकि टेक्निकल पेपर हम आपसे एकदम सच बता दें कोई ट्रिक नहीं होता, इसको हम लोग कॉन्सेप्ट से ही समझ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, आप इससे जुड़िए, पीडीएफ पाइए, अच्छे से तैयारी करिए। ईश्वर का जो भी सामर्थ्य है आप उसे हमें जरूर डोनेट करिए। 1 रुपया भी करेंगे तो हम उसके लिए बहुत आभारी हैं। इससे फायदा हमें होगा और आपको भी मिलेगा कि हम आपको बेहतर टेस्ट सर्विस, बेहतर कंटेंट दे पाएंगे। फिर मिलेंगे, तब तक अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।